Good morning, all of you. It is political executive. Okay. So, do you remember the story of the office memorandum with which we started this chapter? है ना? जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने एक ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में पढ़ा, वो कैसे बना, कैसे उसमें फिर से अमेंडमेंट हुए, किसने बनाया, कैसे बना, है ना? So we found out that the person who signed the document did not take this decision, है ना? जो हमको ये भी पता चल गया कि जो इस मेमोरेंडम को बनाता है वो इस पे साइन नहीं करता, और जो साइन करता है वो इस पर डिस्कशन नहीं करता, उस पर डिसीजन नहीं लेता. मतलब साइन करने वाला और डिसीजन लेने वाले दोनों डिफरेंट होते हैं. If was only executing the policy decision taken by someone else, we noted the role of the Prime Minister in taking that decision. But we also know that he could not have taken that decision if he did not have support from the Lok Sabha. In that sense, he was only executing the wishes of the Parliament. Thus, at different levels of any government, we find functionaries who take day-to-day decisions but do not exercise supreme power on behalf of the people. All those functionaries are collectively known as executive. Okay, they are called executive because they are in charge of the execution of the policies of the government. Thus, when we talk about the government, we usually mean the executive, a political and permanent executive. In a democratic country, two categories make up the executive. One that is elected by the people for a specific period. जैसे लोकसभा के सदस्य 5 साल के लिए जनता द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं, है ना? इट इज कॉल्ड द पॉलिटिकल executive. Political leaders who take the big decisions fall in this category. In the second category, people are appointed on a long-term basis. This is called the permanent. जैसे राज्यसभा, इसे हम परमानेंट कहते हैं. जिसे स्पेशल कैटेगरी से चुनकर भेजा जाता है तो वो कहलाएंगे आपके परमानेंट. तो पॉलिटिकल जो होगी वो लोकसभा होगी, और जो परमानेंट है वो क्या है? राज्यसभा है. ओके. फॉर सिविल सर्विसेज, पर्सन्स वर्किंग इन सिविल सर्विसेज आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट्स. दे रिमेन इन ऑफिस even when the ruling party changes. These officers work under political executive and assist them in carrying out the day-to-day administration. Can you recall the role of a political and non-political executive? एक तो जो होते हैं वो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो पॉलिसीज मेकर हैं, पॉलिसी बना रहे हैं, और एक उसको जो काम में ला रहे हैं, जो सिविल सर्विसेज हैं आपकी, IAS है, ये सारे जो हैं उसके नीचे जो गवर्नमेंट जॉब्स में इन्वॉल्व हैं वो सारे आपके नॉन पॉलिटिकल में आते हैं. ओके. तो इन केस ऑफ मेमोरेंडम यू माइट आस्क, हु डज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावर देन द नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, है ना? व्हाई इज द मिनिस्टर मोर पावरफुल देन द सिविल सर्वेंट्स? सिविल सर्वेंट से ज़्यादा तो पावरफुल प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं ना, नेताओं की ज़्यादा होती है. तो द सिविल सर्वेंट्स इज़ यूजुअली मोर एजुकेटेड. द सिविल सर्वेंट इज़ यूजुअली मोर एजुकेटेड एंड हैज़ मोर एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट. जबकि सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं वो मिनिस्टर से ज़्यादा नॉलेज. आप देख लें, मिनिस्टर तो अनपढ़ भी होंगे तो चलेंगे, लेकिन सिविल सर्विसेज मिलेंगी क्या आपको जब तक आप अच्छी एजुकेशन हायर नहीं करेंगे, है ना? तब तक तो नहीं होगा ना. फिर भी उनकी पावर ज़्यादा होती है ना? तो द सिविल सर्वेंट्स इज़ यूजुअली मोर एजुकेटेड एंड हैज़ मोर एक्सपर्ट knowledge of the subject. The advisor working in the finance ministry know more about economics than the finance minister, है ना?
Sometimes the minister may know very little about the technical matter that come under their ministry. This could easily happen in ministries like defense, industry, health, science एंड टेक्नोलॉजी, माइनिंग एक्सेट्रा सब जगह ही देखने को मिलेगा कि जो मिनिस्टर होते हैं उनको उनके फील्ड की कम जानकारी होती है, लेकिन उनके नीचे जो काम कर रहे होते हैं उनको वो सारा नॉलेज होता है. तो वाई शुड द मिनिस्टर हैव द फाइनल से ऑन दिस मैटर? तो फिर कैसे मिनिस्टर्स इस पे फाइनल बात बोलते हैं? तो द रीज़न इज़ वेरी सिंपल. इन अ डेमोक्रेसी द विल ऑफ द पीपल इज़ सुप्रीम, है ना. इसका एक छोटा सा रीज़न है कि पीपल की जो पावर होती है वो सुप्रीम होती है, क्योंकि इन लीडर्स को कौन चुनकर भेज रहा है? लोग चुनकर भेज रहे हैं, इसलिए उनके पास पावर होती है ना. तो द मिनिस्टर इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल and thus empowered to exercise the will of the people on their behalf. She is finally answerable to the people for all the consequences of her decisions. That is why the minister takes all the final decisions. The minister decided the overall framework and objectives in which decisions on policy should be made. The minister is not, okay, and is not accepted to be an expert in the matters of her ministry. The minister takes the advice of expert on all technical matters, but very often experts hold different opinion or place before her more than one option, depending on what the overall objective is the minister decided. This happens in any large organization. Those who understand the overall picture take the most important decisions, not the experts. The experts can tell the route, but someone with a larger view decides the destination. In a democracy, elected minister perform this role. Okay. तो ये था हमारा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. जो दो तरह के होते हैं, एक तो आपके पॉलिटिकल और एक परमानेंट. ओके. जो पॉलिटिकल होता है जो उनको कुछ समय के लिए हम लोग जैसे 5 साल के लिए चुनकर भेजते हैं, है ना. और परमानेंट वो जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको हम परमानेंट बोलते हैं, जिनको अपॉइंट किया जाता है ना. तो इन द सेकेंड कैटेगरी पीपल आर अपॉइंटेड एज ए लॉन्ग टर्म बेसिस. जैसे सर्विस होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ऐसा तो नहीं 5 साल नौकरी करोगे फिर निकाल देंगे, है ना. तो सिविल सर्वेंट्स इसके अंदर आते हैं. तो किस तरीके से एक मिनिस्टर जो होता है वो डिसीज़न लेता है जबकि उसको नॉलेज नहीं होता. सिविल सर्वेंट्स को ज़्यादा नॉलेज होता है. तो उसके डिपार्टमेंट में जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनकी मदद से उनको उनकी सेवाओं को लेते हुए मिनिस्टर अपनी डिसीजंस को देता है. हमारा कल का टॉपिक होगा प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ओके. प्राइम मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे. एंड जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी पावर्स क्या क्या हैं उनके बारे में हम जानेंगे, और प्रेसिडेंट की पावर्स क्या क्या हैं उनके बारे में हमको जानना है. ओके. थैंक यू वेरी मच.